हेलो एवरीवन। तो अभी हमारे साथ में है जेआरएफ क्वालिफाई करने वाली निशु सोनी जी। निशु, अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम निशु सोनी है। मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ और मैम मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। ओके। और मैम जब मैं अपने मास्टर्स में थी, मतलब सेकेंड सेमेस्टर में, मैं फर्स्ट अपीयर की थी पहली बार नेट के लिए। ओके। तो स्टार्टिंग से मैं परफॉर्मेंस बहुत खराब था, बहुत कम परसेंटेज आते थे मेरे। मेरा ये था ना मैम कि मेरे क्लासिकल थिंकर्स जो है ना, उन पे भी कमांड नहीं थी। फिर वही मैम आपकी वीडियोस देखी, मैंने चैनल सब्सक्राइब किया, फिर मैं आपसे कनेक्ट हो गई। स्टार्टिंग में आपने भी स्टार्ट ही किया था शायद उस टाइम। हाँ, मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट आपने जो अटेम्प्ट दिया नेट का, वो कब था आपका? मैम मैं दिसंबर 2018 में था। तो आपका नेट कब हुआ था? आई थिंक आपका नेट हो चुका था पहले, ये आपका जेआरएफ हुआ है? यस मैम, इस बार मैं जेआरएफ हुआ दिसंबर 2019 में, मैं नेट हो गया था। ओके। तो जब असफलताएं मिलती हैं तो उसके बाद अपने अंदर वो हिम्मत कहाँ से लाएं? क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि जब उनका नेट नहीं होता या फिर नेट हो जाता है, जेआरएफ नहीं होता, तो उनको समझ नहीं आता कि अभी वो क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो मोटिवेशन, वो स्टार्टिंग पॉइंट वो आपको कैसे मिला? मैम ये तो था कि मतलब मैं पीछे छूट रही थी, मतलब बहुत सारे लोग मेरे से आगे जा रहे हैं। हाँ। वो कुछ अच्छा कर रहे होंगे जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हाँ। मैं हमेशा, मेरे हर बार के ये होता है ना, मैं जब भी एग्जाम दे के आती थी, मैं बैठ के उसको हमेशा मैच करती थी कि मैं कौन से पोर्शन में वीक हूँ, मैं कौन से पोर्शन में छोड़ा, मैंने क्या छोड़ा, मुझे क्या समझ नहीं है, किसमें मैं कंफ्यूज हुई, हमेशा ये करती रही। मतलब अपनी वीकनेस को हमेशा मैंने एनालाइज किया। जून में मेरे एग्जाम खत्म हुए थे, मुझे अब उस टाइम से वापस से तुरंत ही एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत मैं लग गई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। और फिर मैंने लगातार, मतलब कहते हैं ना कि हर एक चीज से कट आउट हो गई थी। मतलब कोई सोशल मीडिया का कुछ नहीं, मैं खत्म कर दिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। बस ए टू जेड किसी भी चीज को यूज करती थी तो बस स्टडी पर्पज से यूज करती रही। ओके। तो मैंने दिसंबर तक बस यही किया। और मैम आपकी, मतलब मैंने बताया कि मुझे कुछ बेसिक नॉलेज नहीं थी, तो मैंने आपकी जैसी वीडियोस आती थी तो मैंने सारी वीडियोस देखी थी, फिर नोट्स उसके बनाए। मुझे डांट भी बहुत बार पड़ी है आपसे कि ऐसे तुम्हें पढ़ोगे तो तुम्हारे मास्टर है। बहुत ज्यादा जब तुम लोग गलती करते थे तो मैं बहुत ज्यादा तुम लोग को सुधारने के लिए बोलती थी। हाँ, वो समझ नहीं आता है कैसे मैं किसी थिंकर्स में डिफरेंशिएट करूँ कि क्या है कैसे है। तो मैंने वही वीडियोस देख देख के सीखी कि हाँ, इसने स्टार्स ने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, डिफरेंस क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट जो होती थी। ग्रुप में क्विज़ेस वगैरह होती थी, मतलब बहुत हेल्पफुल थी। उसके बाद मैं ये तो क्वालिफाई हो गया, दिसंबर तक मैंने कर लिया। उसके बाद ये होता है कि फिर वापस से मेरा कम था, लेकिन मुझे जेआरएफ करना था। मैंने रास्ते में बहुत सारी गलतियां की थी, ठीक है। तो मैंने जैसे इतना, मतलब नॉलेज हमारे कम थे बहुत ज्यादा, तो मैं वो नहीं कर पाई थी, टाइम मैनेज नहीं कर पाई थी। तो मेरे पैराग्राफ जो थे और मैथ्स वाले क्वेश्चन थे, मैंने सारे, मतलब कि वो खाली तुक्के मार के आई थी मैं। मतलब दिसंबर में आपकी जो एक बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाई। हाँ मैम, नॉलेज कम था ना, तो कोड में क्वेश्चन आते हैं। हाँ। तो कोड में इतना, मतलब अब सोचने में कि हाँ कौन से कोड होंगे, ये टाइम बहुत ज्यादा मेरा ले लिया था। तो मैंने गलती भी ये की थी ना कि मैंने फर्स्ट पेपर पहले अटेंड कर लिया, वो ऐसे भी टाइम कंज्यूमिंग होता ही है। तो इसलिए मैंने फिर इस बार क्या किया ना, इस बार सेकंड पेपर पहले हम चूज किए। तो उसमें पूरा जैसे था, मुझे आते थे सारे क्वेश्चन, मैंने फटाफट उसको कर लिया कंप्लीट। हाँ, तो निशु जरा बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा था, क्योंकि बच्चे काफी सारे पूछ रहे हैं कि बुक्स एंड कितने आर पढ़ना चाहिए, ये सारा कुछ। मैम पर्टिकुलर मैं ऐसी पर्सन हूँ ना, मैंने कभी बुक्स, मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी। तो मैंने अरिहंत तो लिया था, दोनों, मतलब फर्स्ट वाले पुराने सिलेबस वाली भी ली थी, नई वाली भी ली थी। और ये क्या नाम है, पियर्सन वाली बुक भी ली थी। लेकिन मैं बुक पढ़ती थी ना, तो उतना वो तो समझ आता था, लेकिन एग्जाम में जब बैठती थी ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन रहता ना, वो सॉल्व नहीं कर पाती थी मैं। तो ये था ना कि पेपर पे एनालाइज करना है कि पेपर कैसे आ रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया पूरा टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट करने का। जैसे जिस भी बुक में मिल जाए, हिंदी में बहुत सारी बुक मैम जोशी एंड जैन की अवेलेबल है। मतलब जहाँ से भी वो आपको मैटर मिल जाए ना, हिंदी में ही, इंग्लिश में, जहाँ से अवेलेबल है वो करो। फर्स्ट पेपर के लिए भी, सेकंड पेपर के लिए भी वो प्रेफर करना चाहिए। फिर ये था ना मैम कि
सारी यूनिट तो आप कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन आपको सिलेबस से ज्यादा इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, एनालिटिकल आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, किस यूनिट से आ रहे हैं, ये सारा कुछ मैटर करता है। तो कितने घंटे लगभग आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ाई करी थी? मैम मैं पूरा टाइम जो है मैं प्रिपरेशन में ही जाता था। मतलब मैं अपने खुद के नीड्स छोड़ दूं, मतलब जो भी घर के काम होते हैं और पर्सनल काम को छोड़ के मैं सारा टाइम कहते हैं मैं फुल डेडिकेशन। निशु, ये तो हो गया पेपर 2 का। पेपर 1 के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी? इसमें मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे मैथ से डरते हैं, तो मैं खुद की मैं बताती हूँ, मेरे मैथ्स एकदम 0 है, मुझे कुछ नहीं आता मैथ्स में। तो मैंने ये प्रिफर किया कि हाँ 5 क्वेश्चन DI के आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आगे मैथमेटिकल रीजनिंग से। तो मैं उन सारे क्वेश्चन को कहते हैं भगवान भरोसे छोड़ दिया था और बाकी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दी थी। आपने थ्योरी पार्ट पढ़ा था? थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर किया था और मैं जानती थी ना जैसे बहुत सारे कम्युनिकेशन के और इसमें थ्योरीज होते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गई थी। मैं जानती थी कि एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा, याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं। और जिसमें हायर एजुकेशन और एनवायरमेंट वाला है ना, तो मैंने याद करने वाला था उस पर, तो बहुत ज्यादा उस पर फोकस किया था कि इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे 5-6 तो आने हैं। तो इसमें से क्वेश्चन है तो मैं गलत नहीं कर पाऊँ। मैंने बाकी पोर्शन जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, रिसर्च वाला पास, बाकी सारे कुछ स्ट्रॉन्ग किया था। और मेरी अच्छी किस्मत कहिएगा कि DI भी इस बार इजी आ गया था। मेरे इस बार का DI इजी आया था। हाँ, तो बाकी मैं कहूँगी बाकी सारे पोर्शन स्ट्रॉन्ग करिए अपने। कि थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। डरना नहीं है, बस किसी से डरना नहीं, बस ये अपना टाइम बचा के रखो कि DI भले इजी आ जाए तो आप उसके अटेंड कर पाओ, कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं, A to Z कुछ नहीं छोड़ना। करंट सोशियोलॉजी आपने कैसे प्रिपेयर किया था? करंट सोशियोलॉजी मैम मैंने यूट्यूब से प्रेफर किया था, जैसे अलग अलग चैनल है, मैंने उनकी हेल्प ली थी। यूट्यूब पे आजकल अगर सर्च किया जाए तो बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मैम आप भी बताती रहती हैं कि ये वाली टॉपिक पर टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो। और ये भी मतलब अवेयर रहना चाहिए कि इन चीजों की क्या चीजें हो रही है सोशियोलॉजी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड। तो निशु, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कैसे करी थी? प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे या फिर कहीं से कोई न्यू बुक आपने ली थी? नहीं मैम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब लास्ट टाइम ऐसा था ना, मुझे पूरे याद हो चुके थे, मतलब कोई नहीं, मतलब 2-3 बार किया। हाँ बहुत 2-3 क्या मैम, मतलब इतने सारे दिन से टाइम मैं करते आ रही हूँ तो बहुत ही बार कर लिया था। कोई नींद में भी कहते थे उठा के पूछे मुझे, मैं बता दूंगी, और ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए थे, मैं बता दूंगी हाँ इसके राइटर ये है, इसके ये इसने ये बोला, एकदम वो चीज दिमाग में फिट हो गई थी। हाँ ये चीज और ये काफी हेल्प करती है। हाँ, जैसे मतलब बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, मतलब कोई भी सारे ग्रुप होते हैं, तो उसमें जैसे भी MCQ आते हैं ना, मैं उसको करती रहती हूँ। फिर न्यू आता है ना, कोई क्वेश्चन मुझे न्यू मिलता है तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ कि इसके आगे भी उसको पढ़ना है। जैसे अब बहुत सारे यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ, वो जितने भी आपको मिल जाए, सेट के पेपर होते हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज के पेपर होते हैं। किसी और मॉक टेस्ट में वो प्रेफर करना मैं ज्यादा सही समझती हूँ कि कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में वो ज्यादा मतलब, क्योंकि वो उसी लेवल का लगभग होता है, नेट लेवल का होता है। बहुत अलग अलग मतलब क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं। जब आप एक क्वेश्चन देखोगे तो चार रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट खुद ही पढ़ लोगे, ऐसा होता है। हाँ, तो ये तो हुआ स्टडी का। अब आप थोड़ा सा बच्चों को ये बताइए कि जिन लोग का इस बार नहीं हुआ है, तो अगर वो बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जिन लोग ने कोई पहला अपना अटेम्प्ट दिया है, दूसरा अटेम्प्ट दिया है, या बिल्कुल न्यू है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें एंड उसके बाद वो कैसे करें? मैम कोई भी एग्जाम की बेसिक न्यू तो यही होता है कि उसका सिलेबस पहले ध्यान से पढ़ो। सिलेबस पहले ध्यान से किया, फिर उसके बाद पहले तो पेपर उसको जस्ट मतलब लास्ट वाला की पेपर कौन सा हुआ था वो पेपर उठाओ आप, कि उसको एनालाइज करो कि ये सिलेबस है मेरा, ये पेपर है, कि मतलब कहाँ से कैसे क्वेश्चन फंसे हैं आप। जैसे आपने भी एनालाइज किया था कि यहाँ से ये क्वेश्चन है, यहाँ से कितने क्वेश्चन है, मतलब दोनों को कॉम्बिनेशन बनाओ कि रिलेट कर पाओ कि कैसे आपकी रिलेट कर रहे हैं इन चीजों में, कहाँ से मुझे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इसमें मस्ट है, जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना आपके दिमाग में, माइंड में जो है ना चीजें क्लैरिटी होती जाएगी। यस मैम, और इसमें सही बात है नहीं, सब्जेक्टिव है नहीं, ऑब्जेक्टिव। जब आपको हिंट नहीं करेगा जब तक ना, तब अब तक आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। ये चीजें हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका जो भी आगे का जो गोल है आप उसको भी अचीव कर पाए, एंड ऐसे ही हमेशा सक्सेस को आप अचीव करें।
थैंक यू सो मच मैम। मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं सच में मतलब इस तरीके से आपसे बात कर रही हूँ। अगेन थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। स्टार्टिंग से अभी तक मैंने पहले तो प्रिपरेशन के लिए यूज किया, अब कुछ अपने सक्सेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर रही हूँ। हाँ। तो मतलब मैं बहुत खुश हूँ। मैं स्टार्टिंग से ही आपका मतलब इतना सपोर्ट रहा है। हमेशा मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती थी, आपको पता है हाँ। कि हर लेवल पे आपके डांट भी खाई है, आपके प्यार भी मिले हैं मुझे। हाँ। और थैंक यू सो मच।